नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही खास चीज। तो अगर आप थोड़ा भी ऑप्शंस में इंटरेस्टेड है, थोड़ा भी ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नहीं तो अपना डिसीजन ले लीजिए, एजुकेशन की तरफ भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं वीडियो क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, ये महीना जो कि सबने पैसा बनाया है, स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर गया है। ऐसे महीने में भी मैंने अपना सबसे खराब महीना क्लोज किया है, पिछले 3 साल का सबसे खराब महीना। इस बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ऐसा कैसे हुआ कि इतना खराब मेरा महीना गया। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हूँ। तो आपको, अगर आपको समझ में आ रहा है नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ऑप्शंस की एक बहुत ही बड़ी दुनिया है। जनरली क्या होता है दोस्तों, लोग जो यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट्स के बारे में बात करते हैं। आज तक मैंने कभी अपने प्रॉफिट के बारे में तो बात नहीं की, जबकि अपनी स्ट्रेटेजीज मैंने एक दो बार डिस्कस की है। लेकिन मैं अपने लॉसेस के बारे में आज बात करने वाला हूँ। बात क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि इस एक महीने में मार्केट ने इतना ज्यादा सिखाया। दोस्तों, होता क्या है कि जिस महीने या जिस समय हम सबसे ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, वो महीना या वो समय लाइफ का हमें सबसे ज्यादा लाइफ के बारे में सिखाता है। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मैंने कैसे थोड़ा पैसा गवाया, कितना पैसा गवाया वो हम डिटेल में जाएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखना है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि 100% इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो में मैं सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा, आपके हिसाब से समझाऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए होने वाला है। और आप शायद कुछ ऐसा सीख सके जिससे कि आप अपनी लाइफ में थोड़े लॉसेस कम कर सके या मोटा पैसा बना सके। बिल्कुल डिटेल्स में जाएंगे इस वीडियो में। मैं आपके साथ अपनी फ्यूचर का प्लान और फ्यूचर की स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगी। क्या मेरा आगे का प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी कैसे करने वाला हूँ, क्या मैं ऑप्शन सेलिंग को क्विट करने वाला हूँ या कंटिन्यू करूंगा, ये बात भी आपके साथ शेयर करूंगा। एंड में सारी बातें डिस्कस होंगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अभी इसी पॉइंट पर आप एक वीडियो को लाइक क्लिक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पता है फिलहाल मेरा चैनल तो मोनेटाइज भी नहीं है, कोई ऐड भी आपको नहीं मिलेगा, जस्ट एक ज्ञान मिलेगा। और शायद आपको उस ज्ञान से कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। तो मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है दोस्तों। कुछ लोगों ने मेरे नाम से कुछ एक दूसरे लोगों से पैसे मांगे हैं, तो मेरी कोई पेड सर्विस किसी तरह की नहीं है। तो चलिए पहले देखते हैं मार्केट की समरी, स्टॉक मार्केट कैसा रहा, कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इंडिया इज शाइनिंग। इंडिया का समय चल रहा है। इंडिया दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम, और 2030 तक हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। बहुत अच्छी स्टॉक मार्केट, बहुत जबरदस्त चल रही है। $4 ट्रिलियन हम पहली बार वर्ल्ड में टच किए हैं। तो स्टॉक मार्केट कैपिटल के हिसाब से भी हमारी इकोनॉमी बहुत जबरदस्त चल रही है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन नंबर्स के हिसाब से तो अच्छे दिन आ चुके हैं। बाकी अच्छे दिन कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो हम आगे देखेंगे। सारे के सारे इंडाइसेस जो हैं, इंडेक्सेस, सब के सब लाइफ टाइम हाई पर बैठे हैं हमारे। तो ये भी बहुत खुशी की बात है कि हम लोग एक तरह से एक तो ना सेक्युलर बुल रन में चल रहे हैं। इस समय सब कुछ, सब तरफ खुशी का माहौल है। और इसीलिए मैं बोलूँ, दिसंबर शायद सब लोगों के लिए, दिसंबर 2023 एक अपनी लाइफ का बेस्ट महीना इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा बंद हुआ होगा। मेरा पोर्टफोलियो भी लाइफ टाइम हाई पर है, आपका पोर्टफोलियो भी लाइफ टाइम हाई पर होगा। अगर आपने दिसंबर में प्रॉफिट बनाया है, जो मेरे हिसाब से बनाया होगा, तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद। और अगर बनाया है पैसा, तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए IMP, आई मेड प्रॉफिट्स। अच्छा लगेगा देख कर के लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और फिर भी आपने दिसंबर में पैसा नहीं बनाया, तो इसका मतलब एक ये हो सकता है कि आपकी स्टॉक्स की चॉइसेस बहुत खराब है। और तो आपको अपना पोर्टफोलियो किसी स्पेशलिस्ट को, किसी म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए। खैर, वो बात तो हो गई कि जो हुआ। लेकिन मेरे केस में फिर क्या हुआ, प्रॉफिट तो बनाया पोर्टफोलियो में, लेकिन मैं लॉस वाला वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, मैंने ऑप्शंस में जबरदस्त लॉस बनाया। जबरदस्त मतलब मेरी जो अपर लिमिट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जितना बड़ा लॉस मैंने इससे पहले एक बार बनाया था, वो एक तरह से सबसे बड़े लॉस वाला मंथ परसेंटेज वाइज गया है। तो अगर आप भी ऑप्शंस में हैं और आपने दिसंबर में पैसा बनाया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फिर से टाइप कर सकते हैं IMP। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने कुछ लॉस बनाया है दिसंबर के महीने में, तो आप टाइप कर सकते हैं IML, आई मेड लॉसेस। तो क्या है कि एक तरह से अगर आपकी और हमारी जर्नी सिमिलर है, तो आप कुछ मेरे लॉसेस से सीखेंगे, मेरी जर्नी से सीखेंगे। और
ऐसा कैसे हो गया कि जितना मैं सोच रहा था एक तरह से मेरी थ्रेशहोल्ड के बाहर भी इस बार का लॉस चला गया। कितना लॉस हो वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो चलिए, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरी स्टॉक मार्केट की, खासकर ट्रेडिंग की जर्नी को समझे। वैसे तो मैं 25 साल से, एक्चुअली 30 ईयर्स से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हूँ, और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जर्नी मेरी चल रही है। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के अलावा मैं एक नॉन डायरेक्शनल पोजिशनल ऑप्शन सेलर भी हूँ। तो एक सेकंड को आपको समझाने में, नॉन डायरेक्शनल पोजिशनल ऑप्शन सेलर क्या होता है। तो लेकिन हाँ, ये मेरी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे मैं हर महीने 2-3% पैसे कमाना चाहता हूँ। और थोड़ा मेरा कैपिटल बड़ा है, कुछ फ्यू करोड़ रुपीस का कैपिटल है, तो 2-3% भी बहुत अच्छा रहता है। तो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर क्या होता है कि एक तरह से हम लोग अज्यूम करते हैं कि मार्केट की इन जनरल डायरेक्शन कुछ खास ऊपर नीचे नहीं होगी, एक रेंज के बीच में मार्केट फंसी रहेगी, और एज लॉन्ग एज मार्केट उसी रेंज में रहे तो हम अच्छा पैसा कमा लेते होंगे। नॉन डायरेक्शनल पोजिशनल का मतलब क्या हुआ, कुछ लोग ट्रेडिंग ऐसी करते हैं दोस्तों, जो कि सुबह को दुकान खोलते हैं, शाम को बंद कर देते हैं। लेकिन मैं, जो पोजिशनल लोग होते हैं, वो पोजीशन लेके घर जाते हैं। तो कभी वीकली पोजीशंस, कभी मंथली पोजीशंस, कभी 6 मंथली ईयरली पोजीशंस भी होते हैं। तो नॉन डायरेक्शनल पोजिशनल ऑप्शन सेलर हैं। अगर मार्केट इस दौरान एक एज रेंज में भटकती रहती है तो हम पैसा कमाते हैं और इजीली पैसा मिल जाता है। ये ऑप्शन सेलिंग करते हैं, और जो प्राइमरी स्ट्रेटेजी इसके लिए हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है आयरन कॉन्डोर। अगर आपको देखना है आयरन कॉन्डोर कैसे बनता है, तो उसके लिए भी मेरा एक वीडियो है इसी चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। तो इससे पहले, जो मैंने दिसंबर 23 में मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ, इससे पहले मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ था दोस्तों अगस्त 2022 में। तो लगभग 18 महीने के बाद मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ है। परसेंटेज वाइज सिमिलर लॉस था उस समय भी, इस समय भी। उस समय मेरी कैपिटल कुछ करोड़ में थी, लेकिन क्योंकि अभी मेरा कैपिटल साइज भी बढ़ गया प्रॉफिट्स को ऐड करने की वजह से, तो क्वांटम ऑफ प्रॉफिट, एक तरह से जो टोटल अमाउंट है लॉस का, इस बार बढ़ गया है। तो क्या है, इस चैनल में मैं पूरा बताऊंगा। और आपको डिटेल में समझना है कि मेरी स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग जर्नी क्या है, तो आप मेरा एक इंटरव्यू देख सकते हैं डिजिटल ब्लॉगर के चैनल पर। उस वीडियो को ऑलमोस्ट 60,000 व्यूज हैं, उसका लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, मैं हूं पोजिशनल ऑप्शन सेलर, और मेरा काम यह है कि हर महीने, हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना स्टॉक मार्केट से। बहुत ज्यादा का लालच नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा लालच में बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो मेरी दिसंबर की जर्नी क्या थी, तो चलिए दोस्तों दिसंबर की जर्नी पर चलते हैं। तो इस साल की जर्नी अगर मैं टोटल पकड़ू, इस साल से मेरा मतलब है जनवरी टू दिसंबर में, मार्च टू अप्रैल टू मार्च कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, दिसंबर टू जनवरी जो मेरी जर्नी थी। पहले 6 महीने बहुत इजी पैसा बना स्टॉक मार्केट में सेलिंग करके। इवन दो इस बीच एक तरह से रशिया यूक्रेन वॉर भी शुरू हो गया, पर फिर भी मेरा पैसा कंसिस्टेंट बन रहा था। उसके बाद थोड़ा टर्बुलेंस शुरू हुआ, क्योंकि मार्केट ने रेंज को तोड़ना शुरू किया, बहुत ज्यादा ऊपर बहुत ज्यादा नीचे। तो जैसे मैंने बोला कि जनरली मैं 2 to 4% प्रॉफिट को हर महीने टारगेट करता हूँ, और किसी बहुत अच्छा अगर मेरा महीना जाए तो 6 से 8% भी बन जाता है। उनको मैं जैकपॉट महीना बोलता हूँ, क्योंकि उस महीने जरूरत से ज्यादा ही कमा लिया एक तरह से। लेकिन पिछले 5-6 महीने बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन रहे, जैसे मैंने बोला। और पिछला महीना तो वर्स्ट मंथ ही था। तो चलिए समझते हैं कि पिछला महीना वर्स्ट मंथ कैसे था, और क्या हुआ मेरे साथ। हाँ, एक बात और है कि जो मैं अपनी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ दोस्तों, वो जो मैं रेंज बनाता हूँ, आयरन कॉन्डोर बनाता हूँ, प्राइमरी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन साथ में जो मेरे स्टॉक्स हैं उनके साथ मैं कवर्ड कॉल भी करता हूँ। अगर आपको समझना है कवर्ड कॉल क्या है, तो आप मेरा कवर्ड कॉल वाला वीडियो भी देख सकते हैं। और इन जनरल कवर्ड कॉल की थीसिस ये है कि अगर शेयर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं भागेगा तो फ्री में मेरे को रेंटल इनकम हर महीने आती रहेगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कवर्ड कॉल क्या है, तो आपको ये भी समझ में आ गया कवर्ड कॉल्स में अगर मार्केट ऊपर भागे तो कवर्ड कॉल में भी लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मेरे को डबल मार पड़ी, क्योंकि ये बीजेपी की शायद जीत की वजह से, अमेरिका के रन की वजह से मार्केट इतनी जोर से ऊपर भागी, इतनी जोर से ऊपर भागी कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतनी ज्यादा मार्केट में लॉटरी लग जाएगी। तो दोस्तों, नवंबर दिसंबर में ऐसा क्या क्या हुआ, तो चलिए हम लोग चार्ट्स ओपन करके देखते हैं कि नवंबर दिसंबर में ऐसा क्या हुआ। तो अगर हम अपनी स्क्रीन पर चले, सीधे चार्ट्स में चलते हैं, तो दोस्तों ये है हमारा निफ्टी का चार्ट अगर आप देखें। और हम लोग इस समय देख रहे हैं निफ्टी का 2 आवर्स का चार्ट मैंने लगाया है। थोड़ा और इसको दूर कर ले तो आपको समझ में आएगा कि दिसंबर महीना कहाँ से शुरू हुआ। निफ्टी का 2 घंटे का चार्ट है, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो थोड़ा और अच्छा व्यू मिलेगा। तो निफ्टी का चार्ट अगर आप देखें तो नवंबर के महीने में
निफ्टी काफी ऑलरेडी 1000 पॉइंट्स ऊपर चढ़ा। तो जनरली क्या होता है, जब हम लोग कवर्ड कॉल करते हैं, जब हम लोग आयन कॉन्डोर बनाते हैं, तो मैं पोजीशंस मंथ शुरू होने से कुछ दिन पहले ही ले लेता हूँ। तो मान लीजिए मंथ दिसंबर का मंथ यहाँ पर शुरू हो रहा है, 1 दिसंबर। अगर हम डेली चार्ट देखें तो और अच्छे समझ में आएगा। तो अगर हम डेली चार्ट पर चलते हैं, तो ये हो गया हमारा डेली चार्ट, और निफ्टी का डेली चार्ट ये है। तो इसमें निफ्टी के डेली चार्ट में अगर हम देखें, ये महीना कहाँ शुरू हुआ था, ये महीना इधर शुरू हुआ था, तो 23 नवंबर। फिजिकली मंथ शुरू होता है हमारा 4 जनवरी एक तरह से, 29, 30, 30 30 नवंबर वॉज थर्सडे, तो फ्राइडे एक तरह से कैलेंडर मंथ शुरू हो जाता है ऑप्शन का। अगर हम यहाँ पे एक हाई लगा दें, तो यहाँ पे महीना शुरू हुआ हमारा, क्योंकि हम पोजीशन थोड़ा पहले बना लेते हैं, तो ऑलरेडी मैंने पोजीशंस अपनी दिसंबर की लगभग यहाँ बनानी शुरू कर ली थी। तो ऑलरेडी मैं थोड़े लॉसेस पे था। तो हुआ क्या दोस्तों कि अ, जब हमारा महीना शुरू हुआ, तो लगभग 1 दिसंबर को हम लोग आए। 1 दिसंबर को ऑलरेडी मैं लगभग 1% के लॉस पे था, क्योंकि मार्केट 4 दिन से एक तरफ चढ़ रही थी, कुछ भी इन द मनी नहीं था। 1% के लॉस पे क्यों था, क्योंकि थोड़े पैसे का मैंने एक तरह से आयन कॉन्डोर बना लिया था। थोड़ी कॉल सेल की थी, थोड़ी पुट सेल की थी। और उसमें जो हमने कॉल सेल की थी, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही थी 4 दिनों से, उसमें थोड़ा लॉस हो रहा था, कोई बात नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, हाँ उस समय एक चीज और थी ध्यान देने वाली, जो इंडिया विक्स है वो भी बहुत कम था। तो एक तरह से बहुत ही कम प्रीमियम्स मिल रहे थे ऑलरेडी। अगर विक्स इतना लो होता है, 10-11 के बीच में घूम रहा होता है, तो ऑप्शन सेलर के लिए काफी खतरनाक स्थिति हो जाती है। लेकिन जब विक्स इतना लो होता है, तो इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, इतना ज्यादा फियर हम एक्सपेक्ट नहीं करते मार्केट में। लेकिन मेरे दिमाग से ये बात एक तरह से निकल भी गई थी कि विक्स लो, विक्स में मतलब मार्केट के तेज होने की चांस ज्यादा होता है। तो हुआ क्या दोस्तों, ये जो कैंडल है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना। तो ये जो कैंडल है, इस समय 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को हम सब जानते हैं क्या हुआ। 3 दिसंबर को बीजेपी ने 3 स्टेट्स जीत ली, और 2 की तो फिर भी उम्मीद थी, थर्ड स्टेट छत्तीसगढ़ की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो ये होने से ये होता है कि मार्केट ऑलरेडी लगभग 300 पॉइंट्स के गैप अप पे खुली। 300 पॉइंट्स का गैप अप खुला, और भी ऊपर चढ़ती गई लगभग 500 पॉइंट्स के गैप अप पर बन रही मार्केट। तो ऐसे में क्या कर सकता है एक इंसान, इतना तो पक्का था कि बीजेपी की जो ये जीत है, एक तरह से हमारे 2024 के हिसाब से भी बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि काफी उम्मीद ये हुई कि यही गवर्नमेंट आगे चलती रहेगी, लोकसभा इलेक्शंस भी जीत जाएगी। ऐसे में इतने बड़े गैप के साथ मार्केट खुली और ऊपर चली, तो थोड़े बहुत मैंने एडजस्टमेंट कर दिए। लेकिन मेरा लॉस ऑलरेडी महीने का 3% हो चुका था। इसके साथ एक और जो चैलेंज हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, मैं कवर्ड कॉल्स करता हूँ, और मेरे कवर्ड कॉल से कुछ स्टॉक्स आपको बताता हूँ। अडानी एंटरप्राइज, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब, और भी मेरे काफी सारे शेयर्स हैं। इन सब में मैंने कवर्ड कॉल्स की भी थी, और आपको पता है ये सब शेयर्स इस महीने बहुत ज्यादा भागे। इनफैक्ट अडानी एंटरप्राइज तो 2-3 दिन में इतना भागा कि उसमें मेरे को 15% लॉस सामने ही हो गया था। खैर, कोई बात नहीं, अभी महीना पूरा बाकी था, हमने सोचा भी नहीं था कि मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगी। वो तो क्योंकि यहाँ तो हम अभी अभी भी 20,500 से 700 के बीच में थे। तो फिर थोड़े एडजस्टमेंट्स किए। अगले दिन शेयर बाजार और थोड़ा ऊपर गया, और ऐसे ऊपर करते 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 अगर आप देखो फ्राइडे को, बाद के 3 दिन थोड़ा भटका, लेकिन फ्राइडे को शेयर बाजार ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट ऊपर जा चुका था। और इस अब यहाँ इस पॉइंट तक मेरा ऑलरेडी, आप समझे तो लगभग 5-6% का लॉस बढ़ चुका था। तो काफी तेजी से लॉस, 5% के करीब लॉस था। तो फिर वीकेंड पे थोड़ा हमने चिंतन मनन किया, स्ट्रेटेजी बनाई, और मैंने ये डिसाइड किया कि थोड़े से बड़े एडजस्टमेंट करने का समय आ गया है, क्योंकि मार्केट रुक नहीं रही है। तो पूरी स्ट्रेटेजी बनाई। फिर आया मंडे 11 दिसंबर। मंडे 11 दिसंबर को अगर आप देखो, तो हमने अपने एडजस्टमेंट्स, थोड़े हैवी एडजस्टमेंट्स किए, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 1.5 हफ्ता महीने का निकल चुका था। हैवी एडजस्टमेंट्स किए। थोड़ा हैवी एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़े से हमने पुट्स और ऐड कर दिया, और एग्रेसिवली उसको एडजस्ट कर दिया। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद बोलते हैं ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। तो सर मुड़ाते ही ऐसे ओले पड़े कि
ट्यूसडे और वेडनेसडे मार्केट बहुत जोर से गिरे। अगर आप टॉप में देखो 21,030 जाकर 20,700, ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स का फॉल आया। तो इस फॉल को प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा पैनिक एडजस्टमेंट्स करने पड़े, क्योंकि हमें लगा कि शायद मार्केट करेक्शन के मूड में है। एडजस्टमेंट्स किए तो इस सब पीरियड के दौरान थोड़ा सा थीटा टिके मिला, थोड़ा सा हमें गेन मिला। तो ये वीक हमने लगभग अगर वेडनेसडे तक देखे तो वेडनेसडे तक हम 6% के लॉस पर थे। लेकिन मार्केट ने एकदम से इस मारीबोजू कैंडल को देखो, इसको नकार दिया और ड्रैगन फ्लाई, और उसके बाद अगले 2 दिन 14 और 15 दिसंबर एकदम मार्केट इतना चढ़ा। अगर आप वेडनेसडे का लो 20,700 अगर हम यहाँ देखें, और फिर अगर हम यहाँ पे आ जाएं फ्राइडे का हाई हो गया 21,400। सो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स मार्केट 3 दिन में चढ़ गई। तो इससे हमारे लॉसेस भी उसी स्पीड से चढ़ने लगे। और हालत ये थी कि अगर हम केवल इस डेट में देखें 14 दिसंबर को, तो हमारा लॉस ऑलरेडी 7 to 8% के करीब तक हो चुका था। इस पॉइंट पर हमें क्या करना पड़ा? ऐसे पॉइंट पर जो ऑप्शन सेलर होते हैं, हमने जो किया कि इधर उधर से थोड़ा पैसा और कलेक्ट किया, एक तरह से मनी को और बोरो किया, इधर उधर की पोजीशंस को, जो जो प्रॉफिट में पोजीशंस थी या जो एक्स्ट्रा मनी हमारे पास था, उसको हमने कलेक्ट करके मार्केट में लगाने की सोच ली। और फिर अगले 2 दिन अगर आप देखिए 18 दिसंबर 19 दिसंबर को मार्केट ज्यादा कहीं गई नहीं, तो 1-2% का हमें प्रॉफिट हुआ। हमने पैसा कॉल पुट साइड में सेल करने में लगा दिया, क्योंकि हमें लग रहा था मार्केट शायद अभी थोड़ा स्टेबल होने लगी है, बहुत ऊपर चढ़ चुकी है। फिर आया 20 दिसंबर। आई थिंक 20 दिसंबर को अगर हम माने तो एक तरह से इसको बोलते हैं एक ब्लैक स्वॉन डे फॉर ऑप्शन सेलर। जब मार्केट एक तरफा इतना ऊपर जा रही थी, लेकिन 20 दिसंबर को एक बहुत ही खतरनाक वाला लॉस आया। लॉस मतलब मार्केट नीचे गिरी, थोड़ी सी कंसोलिडेशन, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग। 21,600 से लेकर अगर आप देखो तो 21,000, ऑलमोस्ट 21,000 भी बीच में टच कर गई लगभग। तो एक तरह से 5 to 6 पॉइंट्स का फॉल एक दिन में आया। उस फॉल के आने से क्या हुआ दोस्तों, कि जो हमारा लॉस था 6% का, पहले तो वो एक्सटेंड हो गया 8%, क्योंकि अब हमें पुट्स की फिगर हो गई थी। पहले कॉल्स की फिगर होती, फिर पुट्स की फिगर हो गई। और ऐसे में ऐसा लगने लगा 3 दिन से मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर ही रही थी, थोड़ा रेड रेड कैंडल्स आ रही थी। तो ये समझ में आने लगा कि शायद मार्केट की स्टीम खत्म हो गई है, बुल रन खत्म हो गया है। तो हैवी पोजीशंस एडजस्ट कर दी हमने कॉल साइड में, कॉल्स को हम नीचे ले आए। और फिर 21 दिसंबर को मार्केट थोड़ी ऊपर खुल के और नीचे खुली, तो और फिर लेकिन फिर ऊपर चढ़ना शुरू हुई। और ऊपर चढ़ना शुरू हुई तो ऐसी चढ़ी दोस्तों, फिर अगले एक हफ्ता मार्केट एक तरफा ऊपर चढ़ती गई चढ़ती गई। तो जो हमारा यहाँ पर 6% के करीब लॉस था इस 28 दिसंबर से पहले, वो 20 दिसंबर को 8% हो गया। और फिर मार्केट ने जो ये जो वी शेप टर्न आता है ना, यू टर्न या वी शेप टर्न हम बोलते हैं, ऐसे में ऑप्शन सेलर्स को दोनों तरफ से मार पड़ती है। और क्योंकि अब मंथ एंड होने में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा था, तो एडजस्टमेंट स्पीड भी बहुत फास्ट थी, क्योंकि अगर मार्केट तेजी से गिरती तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो इवन दो अधिकतर अपने रूल्स मैंने फॉलो किए, लेकिन फिर भी अगले 3 दिनों में 4 दिनों में मार्केट इतनी तेजी से ऊपर चढ़ी, शॉर्ट कवरिंग आई, और महीना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, महीना हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ एक तरह से। और हमने महीना में थर्सडे के हिसाब से बोला, क्योंकि थर्सडे एक तरह से मंथली क्लोजिंग हो गई, हमारी ऑप्शंस क्लोजिंग हो गई, 21,800 के आसपास हमारा महीना बंद हो गया। अब ये जो हमारा मंथ क्लोज हुआ 21,800 के आसपास, इसमें अगर आप देखो तो अब तक डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका था। बहुत ज्यादा डैमेज क्या हुआ था दोस्तों, कि द लॉस, जो मेरा लॉस है वो 10 to 12% रेंज में आ चुका था इसके इधर उधर, जो कि बहुत बड़ा लॉस था। इनफैक्ट एक ऐसा पॉइंट आया, अगर आप देखो लगभग 22 दिसंबर को इतने बड़े बड़े मूव जो मिले, उसमें मैंने रिकवरी की होप्स तो छोड़ ही दी थी। अब मेरे को ये था कि लॉस कम से कम, लॉस को मिनिमाइज करना है। इतने रिकवरी तो ऑप्शन सेलर के लिए तो पॉसिबल नहीं है, और मैं कभी भी ऑप्शन सेलिंग की रिकवरी को ऑप्शन बाइंग से इक्वेट करने की या नलीफाई करने की कोशिश नहीं करता हूँ। अब मेरे को ये था कि भाई बचाना है, कुछ तो कैपिटल बचाना है।
तो दोस्तों ऐसे करते करते महीना मेरा क्लोज हुआ, एक तरह से बिगेस्ट लूजिंग मंथ। ओके, 10% प्लस माइनस रेंज में, जो कि काफी बड़ा है उस इंसान के लिए, जो एक तरह जो इंसान हर महीने 2-3% एवरेज कमाने की कोशिश कर रहा है, उसको एक महीने 10-12% का झटका लग जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। तो ये झटका लगा मेरे दोस्तों। कुछ हेजेस किक इन हुई, हेजेस लगी हुई थी, कुछ हेजेस लगी किक इन हुई, लेकिन वो जो वी शेप वाला पॉइंट आया बीच में, उसमें और भी ज्यादा डैमेज बढ़ गया। तो नेट नेट क्या हुआ दोस्तों, 28 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में स्टॉक मार्केट निफ्टी 2000 पॉइंट्स ऊपर गया। अब मैंने आपको बोला था मैं तो रेंज में प्ले करता हूँ, एक अपर लेवल एक लोअर लेवल। जनरली वो रेंज क्या होती है कि जहां पे मार्केट इस समय है, इन जनरल थोड़ा सा हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, थोड़ा चार्ट्स देखते हैं और एक रेंज बना लेते हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस थोड़ा सपोर्ट मिला के, तो 700-800 पॉइंट्स की रेंज को कवर करते हैं। वो भी दोनों तरफ मिला के तो 1500-2000 पॉइंट्स की आती है, तो एक तरफ की 700 पॉइंट्स की रेंज हो गई। लेकिन 2000 पॉइंट्स की रेंज इतनी खतरनाक हो गई कि मार्केट ने इतना बड़ा लॉस दे दिया। तो मैं शायद ये स्टोरी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इतना बड़ा लॉस मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। अगस्त 2022 में देखा था, लेकिन बड़ी कैपिटल, तो कैपिटल बढ़ती गई, लॉस भी बढ़ते गए। इसी तरह से मेरा इन्फोसिस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, विप्रो में बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स में इंडिविजुअली लगभग 10-10% लॉस हुआ। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक में 2% के करीब लॉस हुआ, और कुछ शेयर्स में भी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, अगर आप वो है मेरा अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज जिस दिन मार्केट 4-5 दिसंबर में ऊपर भागी, तो मेरा लॉस 15% था। और अडानी की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसमें मैंने 2% प्रॉफिट में महीना क्लोज किया। इनफैक्ट अडानी को मैं अपना पिछले साल का हीरो ऑफ द ईयर बोलूंगा, क्योंकि 12 के 12 महीने मैंने अडानी में ऑप्शंस में पैसा कमाया है पिछले साल। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या स्ट्रेटेजी थी या उसमें क्या हुआ कि मैंने हर महीने पैसा कमाया, तो हीरो ऑफ द ईयर, हीरो ऑफ द मंथ, तो मैं आपके साथ वो स्टडी शेयर करूंगा। आप बस यूट्यूब में टाइप कर दीजिए अडानी स्टॉक डिटेल्स या अडानी, अडानी टाइप करेंगे तो मैं शेयर करूंगा कि वो क्या स्ट्रेटेजी थी जिससे मैंने हर महीने पैसा कमाया। लेकिन अडानी में मैं इतनी सी कैपिटल लगाता हूँ अपनी, 1-2%, 3%, मे बी 5% तक। जो मेरी प्राइमरी कैपिटल निफ्टी, बैंक निफ्टी और कवर्ड कॉल्स में थी, उसमें तो बड़ा लॉस हुआ ही हुआ। तो वो आपके साथ में पूरी की पूरी, जैसे मैंने स्टोरी आपके साथ शेयर की है कि कैसे कैसे लॉस हुआ। और इस पीरियड में क्या हुआ दोस्तों कि इंडिया विक्स 29 दिसंबर को बहुत हाई था। 29 दिसंबर को एक तरह से 16 के पास पहुंच गया, थोड़ा सा इंडिया विक्स भी गिरा। इनफैक्ट अगर केवल 29 दिसंबर देखो, जब तक मेरी मंथली पोजीशन क्लोज हो चुकी थी, 29 दिसंबर को 1-2% रिकवरी भी आई, लेकिन डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको, कुछ मेरी कुछ कहानी से समझ में आया होगा ना कि किस तरह से लॉसेस हो सकते हैं। ऑफ कोर्स गलतियां हुई तो मैं उनको एनालाइज करूंगी, गलतियां क्या हुई। लेकिन अगर आपको लगा कि आपने कुछ अब तक एटलीस्ट मेरी जर्नी से ही कुछ सीखा पिछले महीने की, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ कर दीजिए, तो थोड़ा क्या है कि प्रोत्साहन मिलता है कि लोग देख रहे हैं। अब मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो मैंने गलतियां की, ओके, उन गलतियों का एक तरह से विद इन दिस लॉस मेरी 5 सबसे बड़ी गलतियां क्या थी। और मैं 5 गलतियां, 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स, 5 गलतियां क्यों शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हर इंसान वो शेयर करता है दोस्तों। कोई ऐसा नहीं है कि जो हर महीने पैसे कमाता ही हो। मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मुझसे भी बहुत बड़े बड़े लॉसेस किए लास्ट मंथ, क्योंकि मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि इतने बड़े लॉस किए कि, क्योंकि एडिक्शन भी हो जाता है ना एक लेवल का। मैं ये नहीं बोलता मुझे एडिक्शन नहीं है, लेकिन एक तरह से मेरा एक बिजनेस भी है। तो मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका इतना जबरदस्त एडिक्शन है, और इन लॉसेस ने उस एडिक्शन से बहुत डरा दिया है, और लोग कई बार डरते हैं। तो चलिए मैं पहले आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि क्या मेरी मिस्टेक्स थी, माई बिगेस्ट मिस्टेक्स। ठीक है, तो अगर हम चले तो इन इस महीने की 5 बिगेस्ट मिस्टेक्स। तो देखिए दोस्तों, एक तो मैं बोलना चाहता हूँ कि डेरिवेटिव जो है, ठीक है, आप अपने आप में डेरिवेटिव्स इविल नहीं है। ओके, they are, there's nothing evil about how they are traded also, or how they are accounted for, and how they are financed, like any other financial instrument, if it is done properly। तो अगर डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर ऑप्शंस को आप प्रॉपरली करो तो उसमें कुछ भी इविल नहीं है, तो ये मत सोचो कि ये खराब है। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ आपको कि मेरी 5 मिस्टेक्स, 5 सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या रही पिछले महीने। और मेरे हिसाब से मिस्टेक्स दोस्तों काफी ज्यादा रही, इतने बड़े लॉस ऐसे नहीं होते।
लेकिन जो 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनसे आप रिलेट कर पाएंगे, और अगर आप कभी ऑप्शंस सेलिंग की दुनिया में आओ तो आप समझ सकोगे ये क्या चीजें मेरे को नहीं करनी। एक तो मिस्टेक ये थी कि लॉस रिकवरी फ्रॉम द सेम इंस्ट्रूमेंट। होता क्या है दोस्तों कि अगर हमारा लॉस, मान लीजिए निफ्टी में लॉस हुआ है, तो हम सोचते हैं कि उस लॉस को निफ्टी से ही रिकवर करना है। ये बहुत ही नेचुरल दिमाग में आता है कि अगर किसी इंसान की वजह से आपका लॉस हो गया है, तो हम कोशिश करते हैं वही इंसान हमारी भरपाई करे, उसी से हम लड़ने पड़ जाते हैं, उसने हमारा उल्लू बनाया था, हम उसको उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक इंसान की एक आदत है, राइट, कि जहां लॉस हो वहीं से रिकवर करना। मैं ये नहीं बोलता कि ये आदत गलत है, बिल्कुल कुछ हद तक ये चीज सही भी है। देखिए स्टॉक मार्केट में ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि बिल्कुल सही बिल्कुल गलत कुछ नहीं है। किसी चीज को मैं मिस्टेक बोल रहा हूं तो वही चीज किसी पॉइंट पर सही भी हो सकती है, लेकिन इस केस में मिस्टेक क्या रही, और किसी भी चीज की जो अति है एक तरह से वो मिस्टेक हो जाती है। तो इस केस में जो एक एटीट्यूड है कि जिस जिस इंस्ट्रूमेंट में हमने पैसा खोया उसी इंस्ट्रूमेंट से पैसा निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कॉल में खोया तो कॉल में ही लगाना है, तो अगर कॉल में हमने लॉसेस बुक कर भी लिए तो उनको और ऊपर सरका दिया कि यार इस 300 पॉइंट ऊपर तो कहाँ जाएगा। तो इस तरह की मिस्टेक्स काफी ज्यादा हो गई, मार्केट ने भी साथ नहीं दिया। दूसरा, तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि माइंड नॉट एक्सेप्टिंग द न्यू ट्रेंड। मार्केट एक तरह से सेक्रेड बुल रन बोलते हैं ना, कि एकदम बुल रन में थी मार्केट, एक तरफा मार्केट ऊपर जा रही थी, और दिमाग इस बात के लिए तैयार ही नहीं हुआ। दिमाग में ये था कि एक तो डिप आएगा, एक तो डिप आएगा। और ऐसे में हुआ क्या दोस्तों कि ट्रेंड नहीं समझा, तो ट्रेंड के अगेंस्ट सोचते रहे, या सोचते रहे यहाँ पे रुक जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी। तो कभी कभी जो मिस्टेक यहाँ ये होगी कि ट्रेंड को हमें सरेंडर कर देना चाहिए कभी कभी, कि भैया इसी का राज्य चल रहा है तो ज्यादा इसके अगेंस्ट नहीं जाना है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, तो उसका हमें लॉस हुआ, क्योंकि हम फिर भी कॉल्स को पकड़ के बैठे रहे। एक तरह से एक वाइट सॉन इवेंट, कि जो जो ट्रेंड इतना जबरदस्त था। मैं मैं टीवी में, यूट्यूब में मैं पीआर सुंदर को सुनता हूँ, उन्होंने इस इवेंट को नाम दिया था वाइट सॉन इवेंट। हर रोज सुबह सुबह मैं अनिल सिंघवी को सुनता हूँ। अगर आप अनिल सिंघवी जी को सुनते हैं तो टाइप कीजिए अनिल सिंघवी। तो अनिल सिंघवी को रोज सुनता हूँ, और इस पूरे महीने वो हर समय एक ही चीज बोलते रहे कि खरीद बेचना नहीं है, खरीदो मत खरीदो, लेकिन बेचो तो मत, शॉर्ट में तो मत रहो। तो एक तरह से वो भी मेरी मिस्टेक थी कि सामने इंसान बोल रहे, जिस इंसान को मैं इतना रिगार्ड करता हूँ, जिसको इतना सुनता हूँ, फिर भी मैंने उनकी बात नहीं सुनी। न्यू ट्रेंड, इस केस में न्यू ट्रेंड क्या है कि मार्केट का जो ऊपर का ट्रेंड था उसको हमने कुछ हद तक इग्नोर किया। और यू टर्न का जो डर था एक तरह से, क्योंकि कई महीनों में ऐसा हुआ है कि मार्केट ने यू टर्न लिया है, और जैसे ही कोई ऑप्शन सेलर होता है तो यू टर्न में बहुत बुरा फंसता है, खासकर पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग में। तो यू टर्न का डर जो था, एक तरह से कभी कभी पॉजिटिव फियर होता है, लेकिन इस केस में यू टर्न का डर भी मेरे लिए मिस्टेक साबित हुआ, क्योंकि यू टर्न कभी आया ही नहीं, और जब आया तब तक मैं दूसरी तरह सोच चुका था। तो यू टर्न के डर से मैंने एडजस्टमेंट्स की स्पीड को थोड़ा तेज नहीं रखा। चौथा पॉइंट, चार्ट्स को स्टडी नहीं किया उस लेवल पे। जैसे मैंने आपको चार्ट दिखाया था अपना, निफ्टी का चार्ट दिखाया था, बहुत क्लियरली मार्केट अप ट्रेंड में थी, क्योंकि नए नए सपोर्ट लेवल, नए नए रेजिस्टेंस लेवल्स, एक्चुअली एक पॉइंट तो ऐसा था खुला नीला आकाश में मार्केट थी, कुछ हमें पता ही नहीं कि कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। तो चार्ट्स को थोड़ा और देख लेते तो ट्रेंड पकड़ में आ जाता। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स में बोल रहा हूँ कि नया ट्रेंड पकड़ने में कहाँ गलती होगी, उसने हमें कितना मारा। दूसरा पॉइंट ये। तीसरी गलती, थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक क्या थी कि नॉट अपडेटिंग हेजेस और स्टॉप लॉसेस। देखिए जो ऑप्शन सेलर है, आयन कॉन्डोर अगर आप बनाते हैं तो आपका सबसे बड़ा दोस्त, मेरा सबसे बड़ा दोस्त क्या है मेरे को नुकसान से बचाने वाला, वो है मेरे हेजेस, वो है मेरे स्टॉप लॉसेस। खास करके हेजेस पे मैं बहुत ज्यादा रिलाई करता हूँ, और वो हेजेस कहीं ना कहीं काम करते भी हैं और काम किए भी। लेकिन क्योंकि मैं दूर का ऑप्शन सेल करता हूँ और उनसे बहुत दूर की हेजेस खरीदता हूँ, और खासकर कॉल साइड में इतना डर नहीं लगता है। कॉल में मतलब कोई नहीं सोचता यार कि मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर एक महीने में चली जाएगी। तो ऊपर के हेजेस इतने पास के नहीं थे, और मार्केट को हमने थोड़े पोजीशन सरकाई, तो फिर उस हिसाब से हेजेस नहीं लगाए। तो कहीं ना कहीं हेजेस को अपडेटेड ना रखना बहुत महंगा पड़ गया इस महीने। और या फिर स्टॉप लॉस, कभी कई बार एक्चुअली लोग बोलते हैं कि मैं पोर्टफोलियो लेवल स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, कि अगर 5% ज्यादा पोर्टफोलियो गिर गया तो सब कुछ बंद कर दूंगा, या तो चुपचाप बैठ जाऊंगा, या फिर शुरू से शुरू करूंगा।
लेकिन वो चीज भी नहीं की। तो एक तरह से हेजेस और स्टॉप लॉस को ना अपडेट रखना, ये तीसरी मिस्टेक थी। चौथी मिस्टेक, ओवर लेवरेजिंग इंस्टेड ऑफ कटिंग लॉसेस। तो जब हम लॉस की स्थिति में आ गए तो हमने क्या किया कि अपने लॉसेस को कट करने के बजाय थोड़ा पैसा इधर उधर से जुगाड़ लिया। ऑप्शन सेलिंग में ये होता है दोस्तों, अगर आप आपके अगेंस्ट मार्केट जा रही है तो जिस साइड से आपको प्रॉफिट होने वाला है उस साइड पैसा दुगना लगा दो, तिगुना लगा दो, जिससे कि आप कभी कभी और प्रॉफिट भी कर सकते हो। तो लॉस को कट, ऊपर जो मार्केट जा रही थी तो कॉल्स को हमने स्क्वायर ऑफ करने की बजाय इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके पुट साइड में पैसा और लगाना शुरू कर दिया। तो ओवर लेवरेज हो गए। ओवर लेवरेज होने की वजह से कभी कभी मार्जिन इश्यूज होने लगे हर रोज, कि हर रुपया इधर उधर के अकाउंट से भी इकट्ठा करके, इंस्ट्रूमेंट से इकट्ठा करके हमने इसमें डालना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया कि ओवर लेवरेजिंग। और पांचवा पॉइंट इसमें, मतलब जैसे मैंने बोला पैसा इधर से उधर से कलेक्ट किया। पांचवा पॉइंट कि अपने खुद के जो रूल्स हैं उनको 100% फॉलो ना करना। दोस्तों, इवन तो अपने रूल्स बहुत हद तक फॉलो किए हैं और अपनी रूल बुक बनाई हुई है मैंने, और बिल्कुल अच्छे से, एक्चुअली मेरे पास ही मेरी नोटबुक रखी है, एकदम स्कूल वाली नोटबुक है। अगर आप देखें, इतने सारे रूल्स मैंने लिखे हुए हैं, अपने एक्सेल शीट में लिखे हुए हैं, प्रिंट आउट भी उनका लिया हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मार्केट आपको इतना ज्यादा पैनिक दे देती है, इतना स्ट्रांग पैनिक आता है मार्केट में, इतने स्ट्रांग पैनिक में हम लोग अपने ही रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते, और या 100% फॉलो नहीं कर पाते। और ये रूल्स क्या है, अब इतना समय मेरे को स्टॉक मार्केट में हो गया है, ट्रेडिंग में हो गया है, तो रूल्स बनाए हैं उनको हम लोग चेंज भी करते रहते हैं। लेकिन अब चेंज की स्पीड बहुत कम हो चुकी है। एक महीने में एक रूल में एक ट्वीक आ जाएगा, इस महीने से दो तीन चीजें सीखी तो मैं उनको ऐड कर दूंगा। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें, ये जो 5 मिस्टेक्स भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये इवेंचुअली बहुत भारी पड़ी मेरे को। और इन मिस्टेक्स की वजह से नेट नेट अगर आप देखो तो लॉस एक तरह से एक्सटेंड हो गया। तो इसमें इसमें लर्निंग क्या है दोस्तों, और इन 5 मिस्टेक से क्या सीखा जिससे कि ये सब फ्यूचर में ना हो। तो अगर आप देखो तो, अच्छा आप बताइए कि क्या आपको इंटरेस्टिंग लगी है मिस्टेक्स, शायद आप भी मिस्टेक्स को करते होंगे। अगर आपको अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया लेकिन इस पॉइंट तक आ गए हैं, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि आपके मतलब का कुछ ना कुछ इस वीडियो में है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार तो करना बनता ही है। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए। अब आप मान लो ये जानना चाहेंगे कि इनको अवॉइड करने के लिए फ्यूचर में क्या करना है 5 मिस्टेक्स का, तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपको बोलूं, नंबर 1 तो क्या है कि हमें किसी भी सेम इंस्ट्रूमेंट से अटैचमेंट नहीं रखना है, कि लॉस जिसने मेरे को नुकसान दिया वहीं से प्रॉफिट निकालना है। दूसरा कि किसी ना एक पॉइंट के बाद ट्रेंड को आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा, ट्रेंड्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तीसरा पॉइंट, हेजिस को अपडेटेड करना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट, पैसा एक्स्ट्रा बोरो नहीं करना है फायर फाइटिंग के लिए, हमें लॉस साइड काट के प्रॉफिट साइड में डालनी पड़ेगी, यही एक तरीका है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि दोस्तों, अपने रूल्स को 100% फॉलो करो, और अपने सीखने के हिसाब से रूल्स को अपडेट करते रहो। लेकिन कुछ भी नया काम करने से पहले लिखा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, एक और चैलेंज जो मेरे को समझ में आया वो ये है कि इतनी जब टेंस पोजीशंस होती हैं आपकी, हर रोज इतने बड़े बड़े लॉसेस लेके जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ओवरनाइट पोजीशन से ओवरनाइट रेस्टलेसनेस भी होती है। मतलब इंसान चैन से सो नहीं सकता। वीकेंड भी इतना एंजॉय नहीं किया कभी कभी कि पता नहीं मार्केट मंडे को ट्यूसडे को खुलेगी, इतना इतना बड़ा गैप अप, इतना बड़ा गैप डाउन हो सकता है। जबकि मेरे जो लॉसेस थे, देखिए मेरे लॉस की थ्रेशहोल्ड 25%, 25%। तो लेकिन मैं सोचता था उस तरह का लॉस तो नीचे की साइड ही आ सकता है जिसके लिए पूरी तरह प्रोटेक्टेड था। 25% तो टच भी नहीं किया, लेकिन 10% भी बहुत हो गया ना, 12% भी बहुत हो गया। व्हाइट स्वॉन इवेंट का तो सोचा ही नहीं था। तो अब आगे क्या, आगे आप सोच रहे होंगे बतुल जैन क्या करेगा, मेरे बिगेस्ट डायलेमा क्या है। तो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डायलेमास अपने बताता हूँ कि भाई क्या मैं स्विच कर लूँ डायरेक्शनल से नॉन नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल साइड में, कि मार्केट के ट्रेंड की तरफ ही जाऊं। देखिए डायलेमा है ना, क्योंकि लगता है, कभी कभी लगता है कि ट्रेंड को पकड़ लोगे तो ज्यादा पैसा बनाओगे, लेकिन फिर जो मेरी उसमें मेन कैरेक्टर है मेरा, कि एज अ कैरेक्टर आई एम नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, वो चला जाएगा। तो सोचने में तो लगता है कि यार स्विच कर लेना चाहिए, लेकिन इतना आसान भी नहीं है स्विच करना, क्योंकि यू आर लूजिंग योर कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब, लूज योर कैरेक्टर मतलब कि आपकी जो कोर वैल्यू है या जो कोर बिलीफ है उसके अगेंस्ट आप जाने वाले हो। दूसरी चीज, कि क्या हम पोजिशनल से इंट्राडे ट्रेडिंग करना शुरू कर दें,
कि रात में कोई टेंशन ही नहीं होगी। तीसरा पॉइंट कि ऑप्शन सेलिंग से ऑप्शन बाइंग स्विच कर दें क्या, राइट। चौथा पॉइंट कि ऑप्शंस टोटली बंद करके हम स्विंग ट्रेडिंग में घुस जाएंगे, राइट, जिससे कि कम से कम रात की नींद तो खराब नहीं होगी, इतने बड़े लॉसेस नहीं होंगे। और पांचवा पॉइंट कि कंप्लीटली ट्रेडिंग स्टॉप कर दें क्या। तो अगर आप देखो तो इतने सारे डायलामास सामने हैं, तो ऐसे में क्या डिसीजन है अपना, क्या करना है मेरे को। तो सबसे पहले क्या मैं ट्रेडिंग स्टॉप करने वाला हूँ, आंसर है एब्सोल्युटली नो। तो फिलहाल ये जो चार पांच डायलेमा बनाए हैं, इनमें से कुछ भी मैं बहुत स्ट्रांगली नहीं करने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं कि नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल करूंगा, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ भी देख लेंगे। तो ये जो हम खिचड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, ये वाला फेज ऐसा नहीं कि पहले नहीं, कि पहले भी 2-3 बार ट्राई किया है। थोड़ा सा इसको स्ट्रांगली देखेंगे, एटलीस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे कुछ लेवल तक। लेकिन प्राइमरीली मेरे को पोजिशनल नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर ही लेना है, क्योंकि उसमें इन जनरल साल के 10 महीने आप आराम से सो सकते हो, इतनी तेजी से मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं आता। तो उस ट्रेडिंग में एब्सोल्युटली नॉट, मतलब ट्रेडिंग फिलहाल तो बंद नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि 3 साल से प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ मैं। एक महीना बड़े लॉस का चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि अपने प्रॉफिट्स खत्म हो गए, इसका मतलब ये है कि कुछ और सीखने को मिला। अप्स एंड डाउन जो है वो तो स्टॉक मार्केट का पार्ट है, वो चलते ही रहेंगे। जैसे पिछले साल अगस्त में एक इंटरेस्टिंग चीज, ये मैं उसको एग्जाम्पल नहीं मानना चाहता, लेकिन पिछले साल अगस्त मेरा सबसे बड़ा लॉस का मंथ था। फिर अक्टूबर में ऑलमोस्ट 100% वो वाला लॉस रिकवर हो गया। सितंबर वाला सो लेकिन अक्टूबर में पूरा लॉस रिकवर हो गया। तो इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है अक्टूबर में दोबारा उतना बड़ा लॉस गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट एवरेज आउट करा देती है, अगर आप अपने कैरेक्टर को पकड़ के रखो, अपने स्टाइल को पकड़ के रखो। अब देखते हैं जनवरी का मंथ कैसे आता है। आप लोगों के लिए मेरे पास 5 मैसेजेस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 5 मैसेजेस क्या है, जो अगर आप ऑप्शंस में सेलिंग में हैं, तो सबसे पहला मैसेज ये है कि दोस्तों, लॉसेज आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट लॉसेज इज अ बिग डेंजर सिग्नल। देखिए, ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस होगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंट लॉस ही हो रहा है कि हर हर वीक लॉस, हर महीने लॉस, हर साल लॉस, तो बहुत खतरनाक सिग्नल है। इसका मतलब केवल एडिक्शन है, तो उसको बंद कर दीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो हाई रिस्क हाई रिवार्ड गेम है, माइंडसेट का पूरा खेल है। आप किसी भी पॉइंट पर आकर अपना माइंडसेट लूज नहीं कर सकते, आपको अपनी रूल बुक देखनी पड़ेगी, नहीं तो किसी मेंटोर का सहारा लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, ऑप्शन सेलिंग के लिए कैपिटल बड़ी चाहिए, लेकिन शुरुआत हमेशा जितनी छोटी कैपिटल से हो, बड़ी में भी छोटी से करो, और धीरे धीरे कैपिटल को बढ़ाते रहो। कभी भी बहुत बड़े से जंप इन मत करो, और उसके रिस्क को समझो। पॉइंट नंबर 5, वर्क हार्ड स्टे अलर्ट। मेहनत बहुत है दोस्तों। जिस जिस समय आपकी पोजीशंस फंसी हुई हैं, सैटरडे संडे में घंटों घंटों चार्ट्स को देखना, ऑप्स्ट्रा में जाके एनालिसिस करना, नोटबुक पे सिनेरियोज ड्रॉ करना, मंडे को क्या करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, वो पूरा का पूरा सिनेरियोज बिल्डिंग आपके दिमाग में रहना चाहिए। वो हार्ड वर्क है आपका। और अलर्ट, मार्केट किस समय क्या इंडिकेटर्स देख रही है, क्या पीसीआर है, क्या विक्स है, क्या ओपन इंटरेस्ट है, क्या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, एक तरह सब चीजों पे आपका ध्यान बढ़ जाना चाहिए ऐसे में। और पांचवा पॉइंट दोस्तों, बी अवेयर ऑफ द यू टर्न इन द मार्केट। मार्केट में जो यू टर्न होते हैं, आई थिंक मैं कई बार बोल चुका हूँ, इस ऑप्शन सेलर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज वही होती है कि यू टर्न हो गया और आपकी पोजीशंस दोनों तरफ से मार पड़ती है। मार्केट जहां थी वहीं पहुंच गई, लेकिन आपका 10 लाख रुपया घुस गया, ऐसा हो सकता है। तो ये 5 मैसेजेस है मेरे आपके लिए। और इस वीडियो का आप कैसे यूज कर सकते हैं, मैं कैसे यूज करेंगे, पहले अपने बारे में बताता हूँ दोस्तों। ये वीडियो मैं अपने लिए यूज करने वाला हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि जब जब मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, इस वीडियो को मैं बार बार देखूंगा, और जिससे अपनी गलतियों से इंसान सीखता है, राइट। तो कहीं ना कहीं चीजें ऐसी हैं, वीडियो बनाते बनाते, इनफैक्ट बोलते बोलते मेरे को कुछ चीजें याद आई हैं जो मुझे ध्यान रखनी पड़ेंगी, जिससे कि मैं गलतियों में नहीं जाऊं, और अपने लिए यूज करूँ। मल्टीपल टाइम इस वीडियो को मैं देखूं, आप भी इस वीडियो को देखकर काफी कुछ सीख सकते हैं। और अगर आपने वीडियो पूरा ध्यान से देखा है, तो बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपके दिमाग में। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है, आप लिख दीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ पॉलिटिकल आंसर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इंसान जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करे। लेकिन वो फाइनेंशियल फ्रीडम मैं आपको दिला नहीं सकता, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम में आपका साथ दे सकता हूँ। और जो मेरे पास नॉलेज है, वो नॉलेज आपके साथ शेयर करके आपकी नॉलेज खुद ले सकता हूँ। तो डिस्कस करेंगे, आंसर करूंगा आपके क्वेश्चंस को।
तो इस वीडियो को आप देखिए। इनफैक्ट मैंने अपनी इस तरह की लॉसेस वाली वीडियो, प्रॉफिट वाली वीडियो पहली बार बनाई है, पर शायद मैं अब सोचूंगा कि हर महीने अपनी एक वीडियो बनाऊं, महीने में कैसा रहा। कई लोग तो हर रोज की वीडियो बनाते हैं, हो सकता है मैं वीकली बना लूं, लेकिन हर महीने बनाने की सोच रहा हूँ कि महीना एंड होते हुए वीडियो बनाऊंगा। इन जनरल महीना कैसा रहा, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा। इस बार तो मैंने बुराई वाली बातें ज्यादा की हैं, लेकिन हाँ, एक चीज जो अच्छी भी रही वो कि अडानी एंटरप्राइज लगातार 12 महीने मैंने अच्छा पैसा बनाया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने अडानी स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो बनाऊं, और पिछले महीने का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहा। जस्ट इमेजिन, 2-3 लॉट में मैं एक दिन 4.5 लाख रुपए के लॉस में था वो। और जनरली मैं महीने के 40-50 हज़ार रुपए इसमें कमाना चाहता हूँ। 4.5 लाख रुपए के लॉस से कैसे मैंने ऑलमोस्ट 39,000 रुपीज के प्रॉफिट में मंथ बंद किया, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि कुछ आपको मेरी इस लॉस वाली जर्नी से भी सीखने को मिला होगा। मैं तो वीडियो बनाने में ही बहुत कुछ सीखने को मिल गया, और मैं हर महीने पूरे नोट्स बनाता हूँ कि क्या क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, और उस चीज को इम्बाइब करने की कोशिश करता हूँ अपनी ट्रेनिंग में। जैसे मैंने इस बार थोड़ा सा सोचा, कई बार से सोच रहा हूँ, इस बार थोड़ा सा ज्यादा सोचा है कि थोड़ा सा डायरेक्शनल बायस भी रखना पड़ेगा, मे बी पीसीआर को देख के। और वो सब जो भी मैं करूंगा वो आपके साथ अपडेट कर दूंगा, स्पेशली अगर कोई मेरे से ज्यादा पूछेगा तो। फाइनली दोस्तों, नया साल है यहाँ पे, और पैसा बहुत बन रहा है, पैसा बहुत सब लोग बना रहे हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्वेस्टमेंट से बढ़िया कुछ है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट आप खुद कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड वगैरह पीएमएस के थ्रू कर सकते हैं। तो भारत की जो ग्रोथ की स्टोरी है बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त चलने वाली है। तो आशा करता हूँ हम सब इसी ग्रोथ स्टोरी का पार्ट रहेंगे, बहुत बहुत पैसा बनाएंगे। तो मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाना है तो मार्केट का साथ मत छोड़िए। फिलहाल इंडिया की स्टोरी अगले 20-30 साल कहीं जाने वाली नहीं है। तो फोमो बहुत लोगों को हो रहा है, शायद आपको भी हो रहा हो कि अब मार्केट से हम दूर है, लेकिन मार्केट ऊपर चढ़ती जा रही है। तो वैसे हम आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं, अगर पूरा पैसा डालने की हिम्मत नहीं, मैं सलाह भी नहीं दूंगा। इनफैक्ट मैं कुछ लोगों को बोल रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि निफ्टी 22,000 अगर आ गया अगले एक हफ्ते में, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए, लेकिन वो मेरी अपनी मानना है। और शेयर बाजार में हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ है। तो दोस्तों हर इंसान के लिए, तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर बहुत जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की करते रहिए दोस्तों। तो उससे क्या होगा, इन जनरल इंडिया में अभी भी स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन बहुत कम है। धीरे धीरे पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सेफ रिटर्न, बिना मेहनत किए सेफ रिटर्न बैंक दे देता है 5-6%, तो स्टॉक मार्केट उससे 5-6% एडिशनल, लगभग 5% एडिशनल दे देता है, वो भी बिना मेहनत करे आप कर सकते हैं। रिस्क थोड़ा लेना पड़ेगा, लेकिन मेहनत नहीं होगी, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड इंडेक्स इन्वेस्टिंग ऐसे कर सकते हैं। उससे सब सब लोग खुश रहेंगे, सब लोग हैप्पी रहेंगे दोस्तों। और यही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था आज। तो एक्चुअली मैंने 5 मैसेज का वीडियो भी बनाया, एक पॉइंट्स बनाए, आपको क्विकली दिखा देता हूँ, वैसे तो मैं शेयर कर ही चुका हूँ। तो अगर हम 5 मैसेजेस फॉर यू, जैसे मैंने बोला, एक, लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, कंसिस्टेंट लॉस इज अ डेंजर सिग्नल। ऑप्शन ट्रेडिंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल बड़ी चाहिए, जो धीरे धीरे बढ़ानी है आपको। वर्क हार्ड, स्टे अलर्ट, यू टर्न से हमेशा सावधान रहो। सावधान इंडिया, सावधान इन्वेस्टर, सावधान ट्रेडर। तो दोस्तों यही आपसे शेयर शेयर करना चाह रहा था। जैसे मैंने बोला, कोई भी आपके क्वेश्चंस है कमेंट्स में लिखिए। इंटरेक्शन बहुत फ्रूटफुल होता है, और बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि मेरी कोई सर्विस तो है नहीं, आपके साथ में शेयर करूंगा कि कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। फाइनली दोस्तों, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, फाइनेंशियल फ्रीडम विद एजे, जो मेरे दोस्तों का है। तो उसमें मैं ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं डालता हूँ, लेकिन अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उसमें एक फॉर्म भर के वो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट की सारी इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट रिस्क तो होती ही हैं, और ऑप्शंस की तो और भी ज़्यादा होती हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, कमेंट कहीं करेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। जो भी लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ एक मेरा ऑन गोइंग रिलेशनशिप बन जाता है। जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं उनके साथ भी बन जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए पाना ही है। और ये सेशन जो था मेरा प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए था, जिससे आप समझें कि किस तरह से ऑप्शंस में ऐसा नहीं कि पैसा ही पैसा है। वैसे भी सेबी की स्टडी बोलती है कि 90% लोग ऑप्शंस में, ट्रेडिंग में पैसा लूज करते हैं। ऑप्शन सेलर्स थोड़ा परसेंटेज भले ही कम हो, लेकिन परसेंटेज तो उधर भी है। दोस्तों हमेशा मैं बोलता हूँ, फाइनली आपका गोल क्या है, मेरा गोल, हर इंसान का गोल क्या होता है दोस्तों, कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है। मतलब
eliminate your debt, manage your money, have some plan, reduce expenses, make investment, simplify your life, enjoy your life, passive income, ये सब फाइनेंशियल फ्रीडम का पार्ट है। तो अगर आपको ये सब चाहिए तो अपना दिमाग जरूर लगा के रखिए, लेकिन पार्शियल नॉलेज के साथ नहीं, अच्छे से। तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लाइक माइंडेड लोगों के साथ। कुछ और इंटरेस्टिंग मैंने एक नई सीरीज चलाने की सोची है कि कई लोग को ऑनलाइन स्कैम में फंस जाते हैं, तो किस किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, कैसे कैसे सावधान रहना है। अगर ये सब नॉलेज आपको चाहिए दोस्तों, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूंगा विदा, और फिर लेकर आऊंगा आपके लिए कुछ बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल फ्रीडम पर, और शायद अपनी हर महीने की स्टॉक मार्केट की ऑप्शंस की जर्नी में आपके साथ आगे आगे शेयर करूं। नमस्कार।